हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में अब हम लोग यहाँ बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक। तो आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं www क्या होता है, साथ साथ में हम लोग बात करेंगे वेब सर्वर और यूआरएल के बारे में। एक एक करके दोस्तों सभी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि आखिर www होता क्या है। दोस्तों www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखिएगा, एग्जाम में ये 1 मार्क का आपके पास एमसीक्यू आता है। ये आखिर आपके पास क्या होता है दोस्तों, तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं एक टाइप का स्टैंडर्ड है। क्या करता है तो www which refers to the collection of web pages, ठीक है, एंड रिसोर्सेज एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट। जब भी आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी डेटा लेना चाहते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम किसी सर्वर के साथ जुड़ते हैं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोई भी अगर आप वेबसाइट को यूज करते हैं, तो दोस्तों उस सर्वर तक जाना और वहां से डेटा वापस लेकर के आना, ये जो आपके पास काम करता है वो कौन करवाता है? www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। It allows user to access and navigate website using web browser। तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट या उस सर्वर तक पहुंचते हैं अपने वेब ब्राउजर के थ्रू बाय एंटरिंग यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आप किसी सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप फेसबुक के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप अपने ब्राउजर में जाएंगे, पहले वहां जाके क्या लिखेंगे? https://www.facebook.com। तो आप उसका एक एड्रेस लिखते हो, उस एड्रेस को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? यूआरएल। ठीक है, www जो है वो आखिर क्या है? तो दोस्तों ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स को यूज करता है, जिसमें से कॉमन अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है HTTP या फिर HTTPS। मैंने आपसे कहा था अभी एक वेबसाइट का एग्जांपल कहा था www. और फिर मैं आपको यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर सपोज कि फेसबुक, ठीक है, .com। सपोज ये आपके पास एक एड्रेस हो गया, तो इसके पहले आपने देखा होगा, लिखा होगा https:// तो ये आपके पास एक कंप्लीट आपके पास क्या हो जाएगा? एक एड्रेस है, एक यूआरएल है, और इस यूआरएल के अंदर काम जो प्रोटोकॉल कर रहा है वो कौन है? HTTPS, जो कि फेसबुक पे जाकर के वहां से उसका डेटा लेकर के आ रहा है और आपको आपके ब्राउजर पे दिखा रहा है। तो वहां जाना, वहां से डेटा लाना, ये जो सारे काम है वो किसके होते हैं? www के। इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं कि जो www है, ये जो डेवलप किया गया है वो किया गया है इन 89, ठीक है, 1989 से लेकर के 1991 के बीच में। और जिसने किया उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया। जैसे हम यहाँ पर बात कर सकते हैं तो पहला वेब ब्राउज़र इन्होंने बनाया है, पहली वेबसाइट इन्होंने बनाई है, ठीक है, पहला वेब पेज इन्होंने बनाया है, पहला वेब सर्वर इन्होंने बनाया। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, टिम बर्नर्स-ली जो है is the inventor of www, ठीक है। He created it in 1989 while working in CERN। जब CERN में ये काम कर रहे थे तब इन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि जो रिसर्चर्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से भेज सके। हालांकि मैं आपको बता चुका था कि 1969 में अपने पास एक नाम आया था ARPA, ठीक है, और फिर मैंने उसके बाद आपको बता दिया था NSF था। तो ये क्या थे? आपके पास कंप्यूटर को, लोकल कंप्यूटर्स को आपस में शेयर करने का एक तरीका था। लेकिन अगर अपन बात करें इंटरनेट की लेकर के, तो इंटरनेट जो डेवलप हुआ है वो 90s से शुरू हुआ है, 90s के लास्ट में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो सबसे बड़ा जो काम हुआ, इंटरनेट जो बना है, बेसिकली किस तरीके से वो काम कर रहा था, वेबसाइट्स कैसे यूज हो रही है, तो वो सब के सब कहीं ना कहीं दोस्तों टिम बर्नर्स-ली के बेस पर ही पॉसिबल हो पाया है। तो टिम बर्नर्स-ली जो 1989 में इन्होंने www बनाया। www जो था ये एक बहुत इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है इंटरनेट के अंदर। फिर कह सकते हैं हिज विजन वाज टू क्रिएट अ सिस्टम दैट कनेक्टेड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये चाहते थे कि एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बने, मतलब किसी टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको दूसरा पेज ओपन कर सके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाया द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर आप देखते, जैसे गूगल पे जाते हैं, आपने कोई सर्च किया, सपोज कि आपने कोई भी कंटेंट डाला और आपने जैसे उस पर क्लिक किया, खूब सारी वेबसाइट्स के लिंक आ जाएंगे, किसी टेक्स्ट पर क्लिक करते हो वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वजह से हो पाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके पास एक हाइपर लिंक का फीचर होता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग के बर्नर्स-ली जो है उन्होंने डेवलप किया है फर्स्ट वेब ब्राउजर, ठीक है। इसी साथ में हम लोग कह सकते हैं वेब सर्वर। एक होता है नॉर्मल सर्वर, एक होता है वेब सर्वर, जिसमें वेबसाइट्स रखी जाती। तो इससे पहले वेबसाइट थी नहीं, जब वेबसाइट थी नहीं तो फिर वेब सर्वर भी नहीं होगा। तो पहला वेब सर्वर इन्होंने बनाया, साथ में इन्होंने पहला वेब पेज भी बनाया, क्योंकि इन्होंने ही आगे जाते हुए HTML को भी डेवलप किया है। तो वेब पेज भी इन्हीं का बना हुआ है, और साथ में जो वेब पेज है जिसका कलेक्शन हम लोग बोलते हैं वेबसाइट, तो पहली वेबसाइट भी इन्होंने बनाई। तो जो फर्स्ट वेबसाइट है और उस वेबसाइट का, क्योंकि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस,
और वेब पेजेस बनाए तो पक्का वो वेब सर्वर पे रखा होगा और उस वेब पेजेस को देखने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत है। तो ये जो पूरा काम हुआ है वो हुआ है दोस्तों अगस्त 6 1991। हालांकि आपको डेट वेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना जरूरी है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं कि जो बर्नर्स-ली ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कह सकते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशनल वेब टेक्नोलॉजीज जैसे HTML। तो HTML जो है वो टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया है। HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, ये इन्होंने डेवलप किया है। साथ में URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी URL का कॉन्सेप्ट ये भी टिम बर्नर्स-ली ने बनाया है। साथ साथ में कह सकते हैं टिम बर्नर्स-ली continue to advocate for an open and accessible web and he founded the WWW consortium यानी कि W3C को डेवलप भी इन्होंने किया है, जो बेसिकली अपने आप में स्टैंडर्ड है, विच सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। तो दोस्तों बहुत सारा काम इन्होंने कह सकते हैं टिम बर्नर्स-ली ने किया है। तो WWW के आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि WWW और इंटरनेट के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए जनरली जब मैं आपसे कहूँगा कि इंटरनेट, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, एक वेब ब्राउजर आएगा। अगर मैं कहता हूँ आप इंटरनेट को एक्सेस करें तो आप क्या बोलेंगे कि आप एक सबसे पहले सपोज गूगल क्रोम या ऐसा कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे और उसमें जाकर आप कोई वेबसाइट चलाएंगे। तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो जनरली वेबसाइट है। तो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए www लिखना पड़ेगा। तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चलता है कि www और इंटरनेट एक ही है, जबकि वो दोनों अलग अलग है। कह सकता हूँ कि www जो स्टैंडर्ड है बेसिकली वो एक टाइप की सर्विस है इंटरनेट की। इंटरनेट में बहुत सारी अलग अलग टाइप की सर्विसेज हमको मिलती है, उसमें से वेब सर्विस अपने पास होती है जो कि www के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। तो शॉर्ट में बता देता हूँ इंटरनेट क्या है, द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। और www क्या है, द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब सर्विसेज एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू आप जो सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है www, और इंटरनेट अपने आप में क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम वापस बात करें, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। तो आप इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए इंटरनेट यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। इट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एनेबल्स वेरियस सर्विसेज, जैसे आप उसमें ईमेल यूज कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, वेब कर सकते हैं। और वेब को ही एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो है एक और नाम वो है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या इज वन ऑफ द सर्विसेज, ये क्या अपने आप में एक टाइप की सर्विसेज है, ये जरूर याद रखेगा, अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इट कंसिस्ट ऑफ वेब पेजेस एंड कंटेंट दैट आर एक्सेस थ्रू वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर के थ्रू आप इसको एक्सेस करते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आप IMP नहीं VVIMP भी कह सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर चुके थे कि इंटरनेट और www में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे दोस्तों www के बाद में, वो अपने पास है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक टाइप का कंप्यूटर कह सकते हैं होता है जो 24/7 चलता है, और जहां पर हम लोग हमारे वेब पेज को रखते हैं, जहां हम हमारी वेबसाइट को स्टोर करते हैं, वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा, वेब सर्वर, जो 24 घंटे चल रहा है और कोई भी अपने उस मतलब इंटरनेट के थ्रू उस पर्टिकुलर वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है। तो वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर दैट स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेजेस, जहां पर आप अपनी वेबसाइट रख सकते हैं, अपने वेब पेजेस रख सकते हैं और लोग वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अपने आप में एक टाइप का स्टोरेज हो गया, जहां पर हमारी वेबसाइट प्रोसेस होती है, डिलीवर होती है हमारे वेब पेजेस टू यूजर ओवर द इंटरनेट। When someone requests a web page by entering a URL into their browser, the web server responds by sending the requested web pages, ठीक है, to the user's device। तो मैं अगर सपोज कि Amazon की वेबसाइट चलाना चाहता हूँ तो ब्राउजर में जाके लिखूंगा Amazon का एड्रेस या URL, तो मैं Amazon की वेबसाइट को एक्सेस करूंगा। उस टाइम पे क्या होगा कि इंटरनेट के थ्रू दुनिया में जहां कहीं पर भी Amazon का एक सर्वर होगा, जहां उनकी वेबसाइट रखी गई होगी, उस सर्वर के साथ मैं कनेक्ट होऊंगा। तो उस सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउजर के अंदर एक URL यानी कि उसका जो एड्रेस है वो मैं टाइप करता हूँ, पर्टिकुलर सर्वर पे जाएगा और वहां से डेटा ला करके दिखाएगा। तो वो पर्टिकुलर सर्वर जहां पर वो वेबसाइट रखी हुई है, या मेरा डेटा चाहे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, या फिर
कोई भी आप वेबसाइट ले सकते हैं जिसका डेटा जहां जाकर के स्टोर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब सर्वर। ठीक है, तो ये मैं आपको भी बता चुका था। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं समरी, अब वेब सर्वर क्या, होस्ट वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, जहां पर हम लोग हमारी वेबसाइट या वेब के एप्लीकेशंस को रखते हैं। आप समझ सकते हैं जैसे कि फेसबुक, आपके मोबाइल में ऐप है, तो फेसबुक में जब आप अपनी फोटो अपलोड करते हैं तो वो फोटो कहाँ जाकर के सेव हो रही है, जिस जगह पर जहाँ ऐप एक्चुअल में रखा गया है, जहां से आप उस ऐप को या उसकी सर्विसेज को यूज करें या वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से हैंडल रिक्वेस्ट फ्रॉम वेब ब्राउजर, दुनिया में जो लोग भी फिर सपोज कि फेसबुक का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, फेसबुक या इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो वो लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने ब्राउजर के थ्रू, तो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है, वो ये सर्वर करता है। जैसे कि सपोज कि मैं आपका इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल देखना चाहता हूँ और आपने प्राइवेट कर रखी तो मैं नहीं देख पाऊंगा, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो रिक्वेस्ट पूरी करनी है या नहीं करनी है वो भी वेब सर्वर डिसाइड करता है। और इसी टाइप से कह सकते हैं डिलीवर वेब कंटेंट, जो भी हमारा कंटेंट हम लोग वेबसाइट पे देखते हैं वो कंटेंट हमको डिलीवर करता है, कौन करेगा, ये भी वेब सर्वर। जैसे हमारा जो कंटेंट है वो HTML में यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होता है, CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट में होता है, जावास्क्रिप्ट को यूज किया जाता है, ऐसी और भी अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस हो सकती है जैसे PHP, MySQL या और भी कुछ, तो उसमें हमारा डेटा जो है हमको ला करके हमारे ब्राउजर पे डिस्प्ले करता है। ये समझ में आ गया होगा वेब सर्वर क्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे वेब सर्वर होता है ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के सर्वर भी होते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर्वर यानी कि जो आपका नॉर्मल सर्वर है और एक वेब सर्वर, उनमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए, एक तो हो गया आपके पास सर्वर। सर्वर क्या हो सकता है कि मैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है, सपोज कि मैं बात करता हूँ मेरी स्कूल के अंदर दोस्तों मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर दे रखे हैं, सपोज 15, 20, 40 कंप्यूटर जो भी है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि वो जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका डेटा मेरे कंप्यूटर पर आके सेव हो, या वो पर्सन पर्टिकुलर अपने कंप्यूटर से कौन सी वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं परमिशन मैं दूं, तो ये मैं क्या करूंगा कि इन सभी कंप्यूटर को इस मेन कंप्यूटर के साथ जोड़ दूंगा। इस कंडीशन में मेरा जो कंप्यूटर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सर्वर। तो एज्यूम कर रहा हूँ ये सारे के सारे कंप्यूटर इससे जुड़ गए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्वर है, और ये सारे कंप्यूटर हमारे क्या कहलाएंगे, यहाँ पर क्लाइंट कहलाएंगे। ठीक है, तो सारे क्लाइंट जो रिक्वेस्ट है वो किससे करेंगे, सर्वर कंप्यूटर से। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल सर्वर। और एक आता है आपके पास वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, आपके पास वो पर्टिकुलर कंप्यूटर हो सकता है जो इंटरनेट के थ्रू हम यूज करते हैं, जहां पर हम हमारी वेबसाइट रखते हैं। तो वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जिसमें बहुत सारे पेजेस अपने पास होते हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं यूजिंग हाइपरलिंक। अब हम लोग बात करें यहाँ पर कि अलग अलग टाइप के सर्वर होते हैं। हो सकता है दोस्तों कोई सर्वर हो वेब सर्वर। वेब सर्वर पे क्या होगा, हमारी वेबसाइट या हमारे ऐप रखे जाएंगे, तो कह सकते हैं होस्ट वेबसाइट एंड सर्वर वेब पेजेस, सर्व्स वेब पेजेस। तो ऐसा कंप्यूटर होगा जहां पर हम लोग क्या जाके स्टोर करेंगे, हमारी वेबसाइट या हमारे वेब पेजेस। दूसरा आता है डेटाबेस सर्वर। ये क्या करता है, हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है। तो मैनेज एंड स्टोर डेटाबेस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डेटा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग सपोज कि अमेजोन से क्या शॉपिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे क्या डेटा डाल रहे हैं, आपकी स्कूल की फीस जमा हुई है ये नहीं, ये सब अगर आप वेबसाइट या ऐप के थ्रू चेक करते हैं तो वो आपका कंप्लीट डेटा जो शायद एक्सेल जैसी शीट के अंदर आपका डेटा पड़ा होगा, और वो डेटा कहाँ पड़ा है, हमारे सर्वर पे। तो अगर आप इस सपोज की टेबल या डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर आपका जो सर्वर है जहाँ पर आपका डेटाबेस रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर डेटाबेस सर्वर, जिसके थ्रू जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या होता है, हमारे नेटवर्क पे जहां हम लोग अपनी कुछ फाइल्स को स्टोर करते हैं। अब ये इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है, लोकल सर्वर भी हो सकता है। जैसे मैं भी आपको एग्जांपल बता रहा था कि मेरे स्कूल के अंदर सपोज कि मैंने एक सर्वर बना रखा है और इसके अंदर मैंने कुछ अपने सपोज सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं, और मैं इस सर्वर के साथ जो भी मेरे कंप्यूटर स्कूल के उसके साथ कनेक्ट होकर के उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इसी टाइप से आता है मेल सर्वर। मेल सर्वर क्या करता है, जनरली ईमेल्स को मैनेज करता है, ईमेल भेजना लेने का काम करेगा। एप्लीकेशन सर्वर क्या होते हैं, होस्ट एंड रन एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफर द एंटरप्राइज एनवायरनमेंट। जैसे मैं आपसे अभी कह भी रहा था, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, सपोज कि दोस्तों मेरे स्कूल में हम लोग कह सकते हैं कि कोई मेरे पास एक स्मार्ट क्लास का एक सॉफ्टवेयर है।
तो मैं चाहता हूँ कि हर क्लास के अंदर एक स्मार्ट क्लास का जो कंटेंट है वो डिलीवर हो। सपोज 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th 10th 11th 12th जो भी कंटेंट है मेरा ऑनलाइन कंटेंट, या मैंने इसमें डाल रखा है सपोज कि लोकल सर्वर पे भी डाल रखा है, तो हम लोग 6th क्लास का डेटा भी यहीं से उठा रहे, 7th का भी उठा रहे, 8th का भी उठा रहे, तो जो भी डेटा है वो सब मेरा कहाँ पड़ा है, इस मेन सर्वर पे, वहां से वो डेटा मुझे उठाना है। तो उसके लिए मैं अपने सर्वर पे उस एप्लीकेशन को ऑन कर दूंगा और सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है जनरली, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि मैं फेसबुक चला रहा हूँ, तो फेसबुक के टाइम पर मैं किसके साथ जुड़ूंगा, फेसबुक के सर्वर के साथ, तो ये उसका हो गया सर्वर। अब देखिए कभी भी अगर आप कोई भी HTTPS को यूज करते हैं, ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो जब कभी भी आप उस सर्वर के साथ जाकर के जुड़ते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में वो सर्वर के साथ नहीं जुड़ते, बीच में हमारा एक और सर्वर होता है, और इस सर्वर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रॉक्सी सर्वर। तो एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड द इंटरनेट। तो वो इंटरनेट का जो सर्वर है और यूजर है, उन दोनों के बीच में एक और होता है आपके पास सर्वर, जिसको प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। और हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम डायरेक्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेब सर्वर का जो भी आपके पास में सपोज वेबसाइट्स हैं, तो हम डायरेक्ट उसके सर्वर से नहीं जुड़ते, हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रॉक्सी को, प्रॉक्सी वो डेटा ले जाके देता है सर्वर को, सर्वर वहां से रिस्पॉन्ड करता है और वो हमारा रिजल्ट आता है प्रॉक्सी सर्वर के पास, और प्रॉक्सी सर्वर वो डेटा हमको वापस रिटर्न करता है। तो प्रॉक्सी सर्वर एक बहुत अच्छा नाम है, आप जरूर याद रखिएगा। एक नाम आता है दोस्तों DNS। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। जैसे मैं आपको भी कहता था फेसबुक या Amazon.in, कोई भी आप अगर एक एड्रेस लिखते हैं सपोज की, तो आप जाके क्या लिखेंगे, www. सपोज की facebook, ठीक है, .com। तो इससे क्या होता है कि हम तो ये लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका एक नंबर होगा, सपोज की ऐसे लिखा होगा 128.127.31.15157 सपोज। तो इस टाइप से इस एड्रेस को इस एड्रेस में बदलने का काम कौन करता है, डोमेन नेम सिस्टम DNS क्या करता है, ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, ये IP एड्रेस में बदलने का काम करता है। ऐसे बहुत सारे और भी सर्वर आपके पास हो सकते हैं, ठीक है, जैसे गेमिंग के लिए सर्वर होता है, ऐसे बहुत सारे सर्वर आपके पास हो सकते हैं। कुछ कॉमन सर्वर थे जो मैं आपको यहाँ बता रहा था। इसी टाइप से दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर सर्वर और वेब सर्वर के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने आपको कहा था कि सर्वर इज अ जनरल कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज और सर्विसेज लाइक फाइल स्टोरेज, डेटाबेस और एप्लीकेशन। तो मैं कह रहा था मेरी स्कूल के अंदर मैंने अपने कंप्यूटर को सपोज एक सर्वर बना दिया, और ऐसे ही दूसरे कंप्यूटर इस सर्वर के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं अदर कंप्यूटर्स यानी क्लाइंट को हम लोग जोड़ सकते हैं थ्रू इंटरनेट भी और थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क भी। अब वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर इज स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सर्वर है जो कि वेब पेजेस को हैंडल करता है। उसके थ्रू अगर उससे जुड़ना चाहते हैं, तो हम HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल्स को यूज करेंगे, हमारे ब्राउजर को यूज करेंगे, और हम लोग हमारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कंटेंट हमारे ब्राउजर पे देख सकते हैं। तो बेसिकली एक सर्वर हो गया आपके पास में जहां हमने अपनी वेबसाइट रखी, अगर वेबसाइट को एक्सेस करना है तो वेब सर्वर है। और अगर आपके पास लोकल इसका एक सर्वर बना रखा है आपने अपने लोकल, सपोज ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी, तो हम लोग वहां पर कह सकते हैं नॉर्मल सर्वर को यूज करते हैं। इन शॉर्ट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज लाइक हम लोग फाइल सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज, जबकि वेब सर्वर क्या करेगा, वो हमारे वेब कंटेंट को डिलीवर करता है हमारे ब्राउजर पे थ्रू इंटरनेट, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें तो कौन कौन सी सर्विसेज हमको मिलती है सर्वर के थ्रू, तो मैंने आपको अभी पहले बताया था टाइप्स ऑफ सर्वर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्वर, हम लोगों को सर्वर के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है। एक है फाइल स्टोरेज एंड शेयरिंग। आप अपने सर्वर पे कोई फाइल स्टोर करवा सकते हैं और उस फाइल को कोई दूसरा पर्सन वापस एक्सेस कर सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट हो सकता है, आप अपना डेटा जैसे कि रेडबस का या फिर बुक माई शो का डेटा, वो कहाँ होता है, हमारा सर्वर के ऊपर, तो हम अपने कंप्यूटर से उस सर्वर को एक्सेस करके अपना टिकट या कुछ भी बुक करते हैं और वो दूसरे लोगों को भी दिख रहा है। इसका मतलब है वहाँ पर डेटाबेस को मैनेज किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, आप होटल मैनेजमेंट कह सकते हैं, या फिर हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के आप ऐप्स देखते हैं सभी में कहीं ना कहीं डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। फिर आता है वेब होस्टिंग है, तो हम हमारे वेबसाइट्स को सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं। ईमेल सर्विसेज है, हम हमारे ईमेल को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एप्लीकेशन होस्टिंग है, हम हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे एप्लीकेशंस को रन करवा सकते हैं। इसी टाइप से ऑथेंटिकेशन है, हमारे लॉगिन यूजर नेम, पासवर्ड
एक्सेस को कंट्रोल करना, ये सारे काम भी सर्वर करता है। और बैकअप एंड रिकवरी का कह सकते हैं कि हमारा जो भी डेटा होता है हम उसको रिक्वायरमेंट पर हम लोग बैकअप भी करा सकते हैं, और जब चाहिए तो हम उसको वापस रिकवर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने गूगल का सर्वर अगर मैं कहूँ तो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपना डेटा का बैकअप लेना, रिकवरी करना, ये सब काम भी आप करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं वो अपने पास है वेब एड्रेस। वेब एड्रेस यानी कि कोई भी वेबसाइट को अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं, उसका एक एड्रेस यूआरएल, जैसे आप देखेंगे http://www और फिर हमारी वेबसाइट का कोई भी नाम यहाँ हो सकता है। तो ये अपने पास एक और इम्पॉर्टेंट नाम है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, और यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये सब कहीं ना कहीं दोस्तों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे वेब एड्रेस क्या होता है। जनरली आप इसको यूआरएल भी कहते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बेसिकली क्या होता है, हमारी एक वेबसाइट का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ठीक है, टू एक्सेस रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जो आप www के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हो। इट पॉइंट्स टू द लोकेशन। www क्या होती है, हमारी वेबसाइट की लोकेशन, कौन सी जगह, कौन से सर्वर पर हमारा डेटा पड़ा है, उसको एक्सेस करने के लिए हम उसका एक एड्रेस लिखते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि URL, ठीक है। URL टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, उसमें 3 चीजें होती है, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ। जैसे आप कोई वेबसाइट के साथ जुड़ना चाह रहे हो या कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे फेसबुक, अमेजोन, आपकी स्कूल का या और भी कोई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं HTTP या HTTPS। ये क्या होता है, हमारे पास होता है प्रोटोकॉल, द मेथड यूज टू एक्सेस द रिसोर्सेज। आप उस वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो उसके लिए प्रोटोकॉल क्या काम कर रहा है। फिर आपके पास आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, उस वेबसाइट का नाम, द नेम ऑफ द वेबसाइट, जैसे www.example.com। और फिर आपके पास आता है उसका पाथ। सपोज उसके अंदर अबाउट अस पेज है या कोर्सेज पेज है या गैलरी पेज है, तो जो आपके पास पेज है, जिस एक्चुअल पेज पर आप अभी है, तो स्पेसिफिक अ पर्टिकुलर पेज और फाइल ऑन द वेबसाइट, उस वेबसाइट के अंदर example.com में आप कौन से पेज पर है, सपोज अबाउट अस पेज पे, तो ये क्या आपका पाथ कहलाता है, ठीक है। इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि इन दिस केस HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है, www.example.com क्या हमारा डोमेन है, और इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं डोमेन नेम कह दूंगा, और /about क्या हो गया हमारे पास, हमारा पाथ है, एक स्पेसिफिक रिसोर्स, एक स्पेसिफिक पेज है। इसी टाइप से दोस्तों अलग अलग टाइप के हमारे पास वेबसाइट्स होती है। उन वेबसाइट्स के अंदर हम लोग देखते हैं पीछे लिखा होता है .com। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा था अमेजोन, तो .in लिखा होगा। आप अगर गूगल देखें तो .co.in आपको देखने को मिल सकता है, या अमेजोन की बात करें तो .com भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन डोमेन आईडी को लेकर के। तो हमारे पास डोमेन होते हैं जैसे .com। .com का मतलब होता है दोस्तों कमर्शियल, जो कि जनरली कमर्शियल फर्म, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज में आती है। ऐसी .edu दोस्तों एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए काम आती है। .gov गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के लिए काम आती है। जनरली ये US गवर्नमेंट के लिए, लेकिन अगर अपन इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो पीछे लिखा होता है .gov.in, आपने देखा होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें .mil मिलिट्री के लिए यूज होती है। .net जो अपने पास में ISP यानी कि नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्क रिसोर्सेज के लिए यूज की जाती है। .org अब लोग यूज करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइज या प्रॉफिट नहीं लेती है, ठीक है। .co काम करता है दोस्तों कंपनी के लिए। तो यहाँ आपके पास है लिस्टेड कंपनीज जो अपने पास है, जैसे अगर मैं बात कर रहा था कि एक वेबसाइट है आपके पास google.co.in, आपने देखा होगा गूगल की वेबसाइट का एड्रेस क्या है, .co.in है, .com भी है, ठीक है। अलग अलग जोग्राफिकल एरिया वाइज उनके अलग अलग आपके पास यहाँ पर एड्रेस हो सकते हैं URL के। .tv टेलीविजन के लिए काम करता है दोस्तों। .int जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए काम करता है। .biz जो है वो बिजनेस यूजर्स के लिए काम करता है। .info या कह सकते हैं इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स के लिए काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास कुछ और भी डोमेन आईडीज हो सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ कंट्री के एब्रीविएशंस को लेकर के बात करें तो .au ऑस्ट्रेलिया की है, .ca कनाडा की है, .dk डेनमार्क की है, .fr फ्रांस की है, .in इंडिया की है, JP जापान की है, .nz न्यूजीलैंड की है, .uk यानी कि यूनाइटेड किंगडम की है, और ऐसी .us हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स की है। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास में कंट्री एब्रीविएशंस भी हो सकते हैं URL में। जैसे मैं कह रहा था कि इंडिया की सपोज कोई भी ले लो, आप आधार कार्ड की ले लो, तो उसमें भी आप देखेंगे .gov.in आपको देखने को मिलेगा। तो .in मतलब इंडिया हो गया है। इसी टाइप से दोस्तों URL के कुछ टाइप भी होते हैं। हम लोग बात कर सकते हैं कि एक होता है एब्सोल्यूट यानी कि कंप्लीट पाथ, और एक होता है रिलेटिव पाथ।
कंप्लीट पाथ का मतलब होता है www.example.com/ कोई पर्टिकुलर फोल्डर, उसके अंदर आपका कोई पर्टिकुलर पेज है। तो इसमें आप क्या करते हैं, कंप्लीट अपना एड्रेस बताते हैं, जबकि रिलेटिव यूआरएल में क्या होता है कि आप पूरी वेबसाइट का नाम या पाथ नहीं बताते हैं, आप तो बस ये बताते हैं उस वेबसाइट के अंदर कौन सा पेज है आपका। तो इसमें आप फोल्डर के साथ पेज का नाम बता देते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव टू द डोमेन यू टू, या कह सकते हैं यू आर करेंटली ऑन, जिस किसी भी वेबसाइट पर आप हो उसमें कंप्लीट आपको पाथ नहीं बताना, केवल आप कौन से पेज पर कौन से पाथ पे हो बस आपको वो बताना होता है। तो एब्सोल्यूट यूआरएल क्या हो गया, कह सकते हैं यूआरएल प्रोवाइड्स द कंप्लीट वेब एड्रेस टू एक्सेस द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल, जैसे HTTP है, HTTPS से फिर डोमेन नेम है, फिर फुल पाथ आपके पास है। इट गिव्स द फुल लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द वेब नो मैटर वेयर द यूजर कह सकते हैं ब्राउजिंग फ्रॉम, ठीक है। तो आप कहाँ से ब्राउज कर रहे हैं वो कंप्लीट आपको पूरा एड्रेस बताएगा। इसका यूज क्या है, हेल्पफुल व्हेन लिंकिंग टू एक्सटर्नल वेबसाइट और फाइल्स फ्रॉम योर लोकेशन। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं अपनी वेबसाइट से अपना एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम का लिंक है, ठीक है, उसके ऊपर जैसे क्लिक करूं इंस्टाग्राम के इमेज के ऊपर और मैं सीधा इंस्टाग्राम वाले पेज पे चला जाऊं, तो यहाँ पर जो मैं हाइपरलिंक लगाऊंगा उसमें मुझे पूरा का पूरा पेज का एड्रेस लिखना पड़ेगा, जो भी है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यूट्यूब का, जो भी। लेकिन अगर दोस्तों मैं पर्टिकुलर उसी पेज पे हूँ तो फिर मैं वहां जाकर के अपना रिलेटिव यूआरएल या रिलेटिव पाथ भी बता सकता हूँ। तो रिलेटिव क्या हो गया, यूआरएल प्रोवाइड्स अ पाथ relative to the current domain or page location, omitting the protocols and domain name। तो आपको प्रोटोकॉल बताने की जरूरत नहीं है, डोमेन नेम बताने की जरूरत नहीं है, उसी वेबसाइट के अंदर आप किस पेज पे जाना चाहते हैं बस आप ये बता दीजिए, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, यूजफुल फॉर लिंकिंग पेजेस ऑन रिसोर्सेज विद इन द सेम वेबसाइट। उसी वेबसाइट पे अगर आपको काम करना है तो आप सीधा सीधा यहाँ पर रिलेटिव यूआरएल बता सकते हो, और अगर आपको एक्सटर्नल लिंक पे जाना है तो फिर आपको एब्सोल्यूट यूआरएल बताना पड़ता है। आई होप दोस्तों सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इस तरीके से आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं, अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।